नमस्कार, मैं योगिता राणे। मेरा YouTube चैनल है योगिता राणे, इन शॉर्ट योगरा। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज की कहानी है मनु भंडारी लिखित सयानी बुआ। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पट्टू थी और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वह एक बार खरीदती थी, वो जब तक इतनी छोटी न हो जाती, उनकी पकड़ में भी न आए, तब तक उसे काम लेती थी। ये थी हमारी सयानी बुआ। क्या मजाल कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूटकर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। जो रबर उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदी थी, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उनसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं कर सकती थी। उनकी एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि हे भगवान, वह ससुराल में ही रहे, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का जीना हराम कर देगी। ऐसे ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया, तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। पर पिताजी मेरे पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांट कर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। सच में राजी तो क्या कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ब्यात कर दिया। और भगवान का नाम गुराते गुराते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुंच गई। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मन पर छाया हुआ था, उसमें उनका प्यार कहाँ तिरोहित हो गया, मैं जान ही नहीं पाई। हाँ, बुआ के पति, जिनमें हम भाई साहब कहते हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अनु। पर मैंने देखा कि परिवार के सभी लोग पर एक विचित्र आतंक सा छाया हुआ है, पर सब मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहां इतनी व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हो जो कायदे में बंदी और बिना रुकावट अपना काम किए जा रही है। ठीक 5 बजे बस लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, उनके बाद चाय दूध होता, उसके बाद अनु को पढ़ने के लिए बैठाना होता। भाई साहब भी तो अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते। 9 बजे ही नहाना शुरू होता, जो कपड़े बुआ जी निकाल दे वही पहनने होते। फिर कायदे से आकर मेज पर बैठो और खाकर काम पर चले जाओ। घर से इस नीरस और यंत्र चलित कार्यक्रम में अपने को फिट रखने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितनी अपने को काटना छाटना पड़ा, यह मेरा अंतर्यामी मन ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था अनु पर। वह इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई। न बच्चों सा उल्लास, न कोई चहचहाट, एक अज्ञात भय से वह घिरी रहती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मर गई। यूं तो बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीद लिया हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे, वो आज भी जो के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। वे सारे बर्तन स्वयं खड़ी होकर साफ करवाती थी। क्या मजाल कोई एक चीज भी तोड़ दे। तोड़ फोड़ से तो उन्हें सख्त नफरत थी, यह बात उनकी बर्दाश्त के बाहर थी। उन्हें बड़ा गर्व था अपनी इस सुव्यवस्था का। अक्सर वे भाई साहब से कहती थी कि यदि वे इस घर में न आती तो न जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी कि और चाहे कुछ भी हाल होता,
पर हम सब मिट्टी के पुतले न होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हुए होते। बुआ जी की अत्यधिक और खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचार करने कराने में पूरा महीना बीत गया, पर उसका बुखार न उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं। अन्नू एकदम पीली पड़ गई। उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं, जो उसे ग्रसते जा रहे हैं। वह उनसे पीड़ित होकर कि भय के मारे कुछ कह तो नहीं सकती थी, बस सूखती जा रही थी। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पे ले जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जा सके रखा जाए। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल नहीं सकती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ के साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे नहीं कर सकती थी। मन मारकर वही रही। जोर शोर से अनु के पहाड़ के जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोजों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की भी। हर चीज रखते समय वह भाई साहब को सख्त हियादत कर देती थी कि एक भी चीज खोनी नहीं चाहिए। देखो, यह फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपए मैंने इसकी सिलाई दी है। यह प्याले मत तोड़ देना, वरना 50 रुपए का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तो तुम तुच्छ समझते हो, उसकी परवाह नहीं करोगे। पर देखो, यह 15 बरस से मेरे पास है और कहीं खरोच तक नहीं आई, तोड़ दिया तो ठीक न होगा। प्रत्येक वस्तु की हियादत के बाद वह अनु पर आई। वह किसी दिन किसी समय क्या खाएगी उसका मेनू बना दिया। कब कितनी घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी, यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। सब कुछ कह चुकी, जरा आर्द्र स्वर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हियादतों की लंबी सूची के बाद भी उन्हें यह कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज एक चिट्ठी डाल देना। आखिर वह क्षण भी आ पहुंचा जब भाई साहब एक नौकर और अनु को लेकर चले गए। बुआ जी ने अनु को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात नहीं थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उसकी भयंकर कठोरता में भी कहीं कोमलता भी छिपी है। जब तक तांगा दिखाई न देता रहा, उसे देखते रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रही, पर दूसरे ही दिन से घर फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था, जिसमें अनु की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थी, जिसमें अपनी उन मौखिक हियादतों को लिखित रूप में दोहरा दिया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सब में वही रहती थी। मेरे तो मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती है। भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपका कर पलंग के सामने लटका दे और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करें। पर इतना साहस था ही नहीं कि यह बात कह सकूं। करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वो मेरे कमरे में आकर सोई, पर सारी रात दुस्वप्न देखती रही और रोती रही।
मानो उनका वर्षों में जमा हुआ नारीत्व पिघल पड़ा था और अपने पूरे वेग के साथ वह बह रहा था। वह बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अनु साथ नहीं है, और उनकी आंखें भी लाल है और वह फूट फूट कर रो पड़ती। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, पर बस वह तो कुछ सुन ही नहीं रहती थी। मेरा मन भी कुछ अनु के ख्याल से, कुछ बुआ जी की यह दशा देखकर बड़ा दुखी हो गया। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंककर सिर पीटती बुआ जी चीख कर रो पड़ी। मैं धक रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता था। आंखों के आगे अनु की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अनु सचमुच ही संसार में नहीं है? यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें यह पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें यह दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती है और उन्हें साहस पूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। यह संसार नश्वर है, जो बना है वह एक न एक दिन मिटेगा ही। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा है कि संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हियादतों के और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद में उसे बचा नहीं सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूं? यह सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों को रूप अस्पष्ट से अस्पष्टतर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेठ के दोनों प्याले मेरे हाथों से गिरकर टूट गए। अनु अच्छी है, शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक हतबुद्धि सी खड़ी रही, समझ ही नहीं पाई यह क्या से क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था जो कि कुछ समझी और मैं हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया, वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी। पर वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह से पीटने वाली बुआ जी 50 रुपए वाले सेठ के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी। दिल खोल कर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। ये थी हमारी सयानी बुआ। आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूले और शेयर करते रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।